जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार एक बेहतरीन क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे कहा था कि सोमवार यानी कि मंडे को हमारा यहाँ पर जो ईमेल का टॉपिक आपका कुछ पॉइंट रह गए थे, 4-5 मिनट की क्लास रह रही थी और ईमेल के टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम कोशिश करना सबके उत्तर आप सभी अपने कॉपी पर, जैसे मान लो 1 से लेकर 25 तक आपने गिनती लिख ली, पहला सवाल आया, मुझे आंसर मत दो चाहे कमेंट करके, आप जो आपको लग रहा है बी आंसर तो बी लिख दो पहले के आगे। अगर सही जाए तो सही का टिक, गलत जाए तो गलत का टिक। ऐसे करके खुद में अपना लास्ट में स्कोर कार्ड निकालना और चेक करना कि आपके कितने में से कितने सवाल सही हुए, और इससे आपको रियल अपनी वैल्यू पता चलेगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम आप लिखते नहीं हैं, आप डायरेक्टली बोलते चले जाते हैं, इससे आपको अपना स्कोर नहीं पता चल पाता, तो स्कोर भी आप यहाँ पर लिखते जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। ईमेल, ठीक है, पार्ट 5 है आपका, प्रैक्टिस सेशन भी हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है जी, शुरू करें क्लास को, चलिए। तो जो आखिरी क्लास थी हमारी, वहां पर हम बात कर रहे थे ईमेल सिग्नेचर की। किसकी? जो आखिरी बात थी हमारी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपसे ईमेल सिग्नेचर की। तो पहली बात तो ये कि ये सवाल पूछा जा चुका है, बीएसएफ एससीएम में पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है और अन्य भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ सबसे, ये सवाल बस इतना पूछा गया था कि सिग्नेचर का प्रयोग मेल में कहाँ किया जाता है, तो याद रखना मेल के अंत में किया जाता है। यानी कि जो मैंने बताया यूपी पीसीएल में, बीएसएफ एचसीएम में और आपका दिल्ली पुलिस में, वहां पर जो सवाल पूछा गया वो यही पूछा गया कि सिग्नेचर का प्रयोग ईमेल के अंत में किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजों को समझते और पढ़ते हुए समझेंगे। देखो, तो ईमेल सिग्नेचर का प्रयोग मेल के अंत में किया जाता है जिसमें मेल भेजने वाला अपनी इंफॉर्मेशन देता है। हम इसे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं जिससे हर मेल के अंत में स्वतः ही जुड़ जाएगा। कैसे? अभी बात समझ में नहीं आई, अब आएगी जी। देखो, होता क्या है कि हम अपनी एक प्रोफाइल सी बना लेते हैं, एक तरह से एक सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि मैंने शिवम गुप्ता साइन कर दिए। सिग्नेचर का मतलब ये है कि मैं एक इस प्रकार की आपकी यहाँ पर सिग्नेचर बना लूंगा जिसमें मेरी प्रोफाइल जाएगी, जिसमें मेरा नाम जाएगा, मेरी पोस्ट जाएगी, मेरी कंपनी का नाम जाएगा, मुझसे कांटेक्ट करने के जो जो नंबर है वो जाएंगे, मेरी मेल आईडी जाएगी, मेरी वेबसाइट जाएगी और मेरा पता एड्रेस जाएगा। सोशल मीडिया के बटन, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जिस पर हम मौजूद हैं, मतलब ये एक पूरा चौको डिब्बा सा बन जाएगा। ये है एक सिग्नेचर आपका, एक तरीके का सिग्नेचर। मतलब ये मेल जिससे आया है, देखो जब भी कोई चीज ऑफिशियल तौर पर आती है ना, किसी अच्छी कंपनी से आती है, तो वो ऑफिशियल जैसी लगती भी है ना। तो जब हम कोई ऐसा मेल हम भेजेंगे तो हर मेल के नीचे हमारी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे इंस्टा पर जुड़ना चाहता है, क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टा पे पहुंच जाए, उस तरह से हम इसे बना लेते हैं। ये होता है ईमेल सिग्नेचर, जो कि किसी भी मेल के अंत में हमें दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं समझ में आपको बात आ गई होगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक अगला शब्द होता है आपका ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग से आप क्या समझते हैं? ईमेल बॉम्ब आपका क्या है? ईमेल बॉम्बिंग से हम क्या समझते हैं? तो हम देखेंगे किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर सैकड़ों या हजारों संदेश एक साथ भेजने को ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के मेल आईडी पर 100, 200, 500, 1000 मेल एक साथ आ जाते हैं, तो वो ईमेल बॉम्बिंग होती है ना। इसे पत्र बॉम्ब के रूप में भी जाना जाता है, लेटर बॉम्ब भी इसे कहते हैं और ईमेल बॉम्ब भी हम इसे कहते हैं। द सेंडिंग ऑफ हग वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल टू वन एड्रेस इन एन अटेम्प्टेड टू ओवरवेलम द सिस्टम एंड शट इट डाउन, उसके लिए इसे क्या कहते हैं? ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। तो सेंडिंग 100 और 1000 ऑफ मैसेज सिमल्टेनियसली टू अ पर्सन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड ईमेल बॉम्बिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज लेटर बॉम्ब। बात क्लियर हुई? यहाँ तक बताएंगे एक बार, लेटर बॉम्ब क्या है, ये बात आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएंगे जल्दी से। इसके बाद एक अगला नाम हमारा आता है जिसका नाम है ईमेल स्पूफिंग।
अगली चीज हमारी आती है एक ईमेल स्पूफिंग। अब बात आती है कि ईमेल स्पूफिंग क्या है। दो तीन चीजें होती है, एक होती है ईमेल स्पूफिंग, एक होता है ईमेल फिशिंग। तो समझेंगे अच्छे से। ईमेल से संबंधित क्राइम फ्रॉड को ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। यानी कि ईमेल के माध्यम से जो क्राइम होते हैं, ईमेल के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं, वो ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। ईमेल स्पूफिंग साइबर हमले का एक रूप है जिसमें एक हैकर एक मेल भेजता है जिसे हेरफेर करके ऐसा प्रतीत किया जाता है जैसे यह किसी विश्वसनीय स्रोत से उत्पन्न हुआ है। देखो, समझाने के लिए लैंग्वेज आसान बनाई गई है। ईमेल क्या है? ईमेल से संबंधित जो भी क्राइम फ्रॉड वगैरह होते हैं, धोखाधड़ी होती है, वो ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत आती है। होता क्या है कि ईमेल स्पूफिंग में साइबर हमले का एक रूप है। ईमेल स्पूफिंग क्या है? साइबर हमले का एक रूप है जिसमें हैकर एक ऐसा मेल भेजेगा जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रियल मेल है, ये कोई फ्रॉड मेल नहीं है। एक तो होता है फ्रॉड मेल, हमें अलग पता चल जाते हैं। ये ऐसा मेल भेजेगा जो देखकर हमें लगेगा कि ये कोई फ्रॉड मेल नहीं है, ये रियल, ये एक वास्तविक मेल है ना, जो विश्वसनीय किसी जगह से आया है। तो ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग और स्पैम अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय रणनीति है, क्योंकि लोगों को ईमेल खोलने की अधिक संभावना तब होती है जब उन्हें लगता है कि किसी ज्ञात प्रेषक के द्वारा भेजा गया है। यानी कि कोई, देखो, ईमेल से जो अटैक होते हैं वो तभी होते हैं जब हम उस ईमेल को ओपन करते हैं। और ईमेल ओपन आप तब करोगे जब आपको ये लगेगा कि ये ईमेल किसी विश्वसनीय स्थान से आया, आपकी जान पहचान के किसी ने भेजा है ना। तो ईमेल स्पूफिंग का लक्ष्य प्राप्तकर्ताओं को संदेश खोलने या उसका जवाब देने के लिए धोखा देना है। ये होता है हमारा ईमेल स्पूफिंग। ठीक है। अब एक अगला शब्द आता है हमारा ईमेल फिशिंग। क्या है जी? तो एक ऑनलाइन घोटाला है जो उपभोक्ताओं को एक ईमेल भेजकर टारगेट करता है जो एक फेमस सोर्स से आता है। ईमेल, फोन या टेक्स्ट मैसेज की सहायता से संवेदनशील जानकारी या डेटा को बुरी नीयत से प्राप्त करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है। इसका भी काम अगर मैं कहूँ तो लगभग लगभग स्पूफिंग से ही मिलता जुलता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ईमेल फिशिंग और स्पूफिंग। ये ईमेल से संबंधित कुछ शॉर्टकट कीज हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब मुझे बता देंगे, यहाँ पर हमारा हो गया ईमेल वाला चैप्टर फिनिश। क्या आप सभी प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? ईमेल चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था, कि हम मंडे को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रिवीजन करके आइएगा। सबसे पहले तो मुझे ईमानदारी के साथ ये बता दो कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो सच में रिवीजन करके आए, है ना, जिन्होंने सच में रिवीजन किया है। अच्छी बात ये लगेगी आपको कि आपने भले ही रिवीजन नहीं किया, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं एक परसेंटेज निकालूं, 100% लोग अगर क्लास देख रहे हैं, तो मेरे कहने के बावजूद भी 100% में से हद से हद 9 से 12% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिवीजन किया होगा। बाकी आपके 91 से 88 88% लोगों ने नहीं किया होगा। जबकि जो रिवीजन कर रहे हैं वो कभी भी प्रैक्टिस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। परेशान यही होते हैं कि सर प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए इनसे प्रैक्टिस रिवीजन करने की कही जाती है, वो इन पे नहीं होती। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया है, तब भी आप देखोगे कि हर सवाल आपका दिमाग अपने आप उत्तर दे रहा होगा। पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो एक बार थम करके मुझे बता देंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का आपका पहला सवाल। चलिए, बताएंगे उत्तर क्या होगा। पहला ईमेल संदेश कब भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल मैसेज सेंड? बताओ, कब भेजा, किसके द्वारा भेजा गया, और क्या भेजा गया, और कौन से नेटवर्क का प्रयोग किया गया? एक सवाल, 5 बातें बताओगे। चलो, एक सवाल से संबंधित 5 बातें बताओगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम थ्योरी जस्ट पढ़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन करने की जरूरत वहां पड़ती है जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो ईमेल चैप्टर पढ़े हुए आपको 2 महीने हो जाएंगे, तब रिवीजन कराने के लिए फिर एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत होती है ना। तो मैं टिक लगाते हुए, आंसर करते हुए आगे बढ़ूंगा सीधा सीधा। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन के अनुसार आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, 1971 में। कब? जो पहला मेल है वो 1971 में भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? तो आपका, उनका नाम है रे टॉमिल्सन। उनका नाम है आपका रे टॉमिल्सन।
किस नेटवर्क के माध्यम से भेजा था? तो अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। पहले मेल में भेजा क्या था? तो जो हमारे कीबोर्ड की सबसे पहली लाइन होती है आपकी QWERTY POIU, ये भेजी, ये भेजी थी। ठीक है, हमारे क्यूआरटी कीबोर्ड की ही पहली लाइन उन्होंने लिख करके भेज दी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, ये जो रे टॉमिल्सन है, इन्होंने एक एंटीवायरस भी बनाया था इसी टाइम पीरियड में। उस एंटीवायरस का नाम क्या था? तो जो पहला एंटीवायरस है वो बनाने का नाम इन्हीं का अब मिलता है, और वो रीपर नाम का बनाया था। कौन सा? रीपर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? बताएं जल्दी से। ईमेल एड्रेस का पहला भाग, पहला हिस्सा क्या होता है? बताएंगे? बताएंगे जल्दी से। तो बहुत अच्छे, देखो हमें पता है कि जो हमारी मेल आईडी होती है वो होती है ऐसे, यूजर नेम @डोमेन नेम। दो भागों से मिलकर बनती है। पहला भाग होता है यूजर नेम, दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ने का काम का। हमसे पूछा है पहला भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है जी? यूजर नेम होता है। यूआरएल होगा जी? नहीं। लिंक होगा जी? नहीं। डोमेन नेम होगा जी? नहीं। बचा क्या? यूजर नेम कह लो, यूजर आईडी कह लो, बात एक ही है। ऑप्शन ए इस तरह, है ना? कोई भी समस्या आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, और ऐसे ही नहीं आएगी आगे तक भी। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम इसी तरह से। अगला सवाल बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या? चलो बताएंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या है? आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ईमेल अकाउंट का वह फोल्डर जिससे पता चलता है कि ईमेल अभी तक भेजा नहीं गया है। याद करिए, मैंने आपको एक ऐसा फोल्डर बताया था कि हमने तो मेल भेज दिया, लेकिन वो पूरी तरह से भेजा नहीं गया, मतलब वो सेंड नहीं हो पाया। तो वो किसी एक फोल्डर में जाकर रुक जाता है, कौन से में बताओ? इनबॉक्स में तो जो मेल हम भेज, जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। सेंड बॉक्स में जो पूरी तरह सेंड हो जाते हैं वो होते हैं। तो आप कहेंगे भैया आउट बॉक्स एक ऐसा मेल है, बॉक्स होता है जिसमें जो मेल हमने भेज दिया है लेकिन वो पहुंचा नहीं है, तो वो आउट बॉक्स में ठीक है। चलो अगला सवाल इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे क्या होगा उत्तर। सेंड, रिसीव, जंक आदि फोल्डर किससे संबंधित है? किसके अंतर्गत होते हैं बताओ? वेब ब्राउजर के अंदर होते हैं, सर्वर के अंदर होते हैं, ड्रॉप बॉक्स के अंदर होते हैं, या मेल बॉक्स के अंदर होते हैं? बताओ। सेंड, रिसीव, जंक, इनबॉक्स, ये सभी किसके हैं आपके? तो आप कहेंगे ये सभी के सभी हमारे मेल बॉक्स का हिस्सा, मेल से रिलेटेड है। अगला सवाल, ऐसा मेल जो लिखने के बाद सेंड नहीं हुआ हो या बाद में सेंड करने के लिए सुरक्षित रखा है, स्वतः ही किस फोल्डर में चला जाता है, सेव हो जाता है? बताओ। इन विच फोल्डर इज द मेल विच इज नॉट सेंड आफ्टर राइटिंग और सेव टू सेंड लेटर ऑटोमेटिकली सेव्ड?
चलिए बताएंगे क्या होगा आंसर। इन विच फोल्डर इज द मेल विच इज नॉट सेंड आफ्टर राइटिंग और सेव टू सेंड लेटर ऑटोमेटिकली सेव्ड, तो हम कहेंगे ड्राफ्ट ना, ड्राफ्ट। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। डिलीट ईमेल को जीमेल में कहां से वापस प्राप्त किया जा सकता है, बताओ। डिलीट ईमेल को बताओ। डिलीट ईमेल को जीमेल में कहां से प्राप्त किया जाता है, तो हमें पता है डिलीट किए हुए मेल हमारे ट्रैश फोल्डर में जाकर के सेव होते हैं और इन्हें हम 30 डेज तक वापस ला सकते हैं। 30 डेज तक हम इन्हें वापस ला सकते हैं। अगला सवाल, जंक मेल का दूसरा नाम क्या होता है? जंक मेल को हम और किस अन्य नाम से भी जानते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक मेल? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक मेल? बताएंगे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक मेल? तो हम सभी जानते हैं, है ना, क्या होगा? स्पैम को ही हम यहाँ पर जंक मेल भी कहते हैं और इसी को हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं, अवांछित मेल भी कहते हैं, ठीक है, अनसॉलिसिटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा मेल को सेंड करने के लिए किस टूल द्वारा कंपोज किया जाता है? याद करिए, जब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में थोड़ा सा बताया था कि ये हॉटमेल था जिसे सबीर भाटिया ने बनाया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसे $400 मिलियन देकर के खरीद लिया था, तो मैंने एक चित्र दिखाया था जिसमें बताया था कि जैसे हम जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके मेल लिखते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हम न्यू पर क्लिक करते हैं। किस पर? न्यू पर क्लिक करके उस मेल को कंपोज कर रहे होते हैं। तो यही उत्तर था, ठीक है। अगला सवाल, ईमेल करते समय सेंडर का पता किस में लिखा जाता है, बताओ। जब हम मेल भेज रहे हैं तो जो मेल जिसे भेजना है उसका पता कहां पर लिखा जाएगा? आप कहेंगे टू। अगला सवाल, ईमेल को भेजने के लिए किस बटन को दबाया जाता है, बताओ। हमने अपना मेल तैयार कर लिया, हमने अपना पूरा मेल टाइप कर लिया, अब उसे सेंड करना है तो कौन सा बटन दबाओगे, बताओ। तो इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? सेंड ही तो दबाएंगे, बताओ। तो अभी क्लास और चलेगी। फिलहाल मुझे ये बताओ कि 10 क्वेश्चन हमने करे, आपके 10 में से कितने सही, और ऐसे कितने मेरे शेर शेरनी हैं, कितने मेरे योद्धा हैं जिनके 10 में से 10 सही। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं बहुत कठिन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चीजें जब हम पढ़ते हैं थ्योरी, तब हमें लगता है बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दो, हैं, और हमें ये बता दो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई, साथ के साथ तो 2 साल का बच्चा भी बता देगा आंसर। कम से कम 4-5 दिन का पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। काफी बच्चों का कहना ये रहता है कि सर रोज क्लास पढ़ाई और जितनी पढ़ाई उसी से संबंधित क्वेश्चन करा दिए। भैया, तुम उन्हें करके खुश तो हो सकते हो, लेकिन तुमने उसमें बहुत बड़ा वाला काम क्या किया, वो तो 5 साल का बच्चा भी बता देगा। कम से कम 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब यदि आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं। चलो, मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर जो बच्चे हैं सभी के 10 में से 10 हैं, किसी के 9 भी हैं, किसी के 8 भी हैं। कोशिश करो मैक्सिमम सही कर पाओ, क्योंकि एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, और एक भी सवाल ऐसा भी नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाया हो। हर एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बताएं क्या होगा उत्तर। किसी ईमेल का उत्तर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, बताओ। यदि आपको कोई मैसेज करे तो आप जवाबदेही में क्या करते हो? उसके मैसेज का रिप्लाई करते हो। यही तो उत्तर होगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है जी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ईमेल एड्रेस को खोजने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, बताओ।
ठीक है, बताए कि एक बार मुझे। बताओ जल्दी से। हालांकि ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा जाता। बिल्कुल, है ना, इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपको जोड़ लेना है, नन ऑफ दीज, है ना, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बताओ। सबसे मेन चीज क्या है जो ईमेल भेजने के लिए हमारे पास होनी चाहिए? है ना, देखो होता क्या है इस सवाल में, कई बार जब हम मेल की बात करते हैं, मेल को सर्च करने की बात करते हैं, वैसे तो शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है, लेकिन मेल के लिए हम कंट्रोल ई भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब वो नहीं है कोई भी ऑप्शन में तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या? इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम व टेलीफोन, ईमेल प्राप्त करने वाला ईमेल एड्रेस और उपयुक्त सभी। यानी कि ये सभी चीजें, जिसे मेल भेजनी है उसकी मेल आईडी भी होनी चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए हमारा, तो ये सभी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अगला, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है बताओ। बताएंगे? है ना, निम्न में से मुफ्त फ्री में हमें ईमेल की सर्विस कौन सी प्रोवाइड कराती हैं कंपनियां? तो ऑल ऑफ दी अब ईमेल, लाइकोस, रेडिफ डॉट कॉम, ये सभी के सभी फ्री में हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी। निम्न में से ईमेल प्रोटोकॉल है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी है बताओ। हमने आपको ईमेल से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल बताई थी, एस एम टी पी, आई एम ई पी, पी ओ पी, सॉरी, है ना, तो आपको बताना है कि कौन सी है। तो आप कहेंगे जो एस एम टी पी है ये हमारी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। इसके साथ में और कौन कौन सी है? तो पीओपी भी है, इसके साथ में और कौन कौन सी है? तो आईएमएपी भी, है ना, आईएमएपी। ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी होता है हमारा कौन सा बताओ। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप कहेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट लिखने का सही तरीका कौन सा है बताओ। वेबसाइट को लिखने का एकदम परफेक्ट तरीका इनमें से कौन सा है? तो www.yahoo.com ये एकदम परफेक्ट तरीका आपका है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है कितने भागों से? एक से, दो से, तीन से, चार से? तो आप कहेंगे दो भागों से बना होता है, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। अगला सवाल बताएंगे, है ना, चलिए इसे स्किप करते हैं एक बार। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन आपके उसका नहीं है, ये सोशल मीडिया वाले चैप्टर का है। जो डीजी लॉकर आप और हम यूज करते हैं उसमें 10 MB तक का हम यहाँ पर डेटा अपलोड करते हैं, कोई पीडीएफ वगैरह, है ना। डीजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं हो सकती, ये से भी आप छोड़िए क्योंकि मेल से रिलेटेड नहीं, जो मेल से रिलेटेड नहीं है उन्हें आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए। अगला सवाल देखेंगे हम यहाँ पर, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है ना, कौन सा एक ईमेल एड्रेस ऐसा है जो सही नहीं है बताओ। तो आप देखेंगे जो ये खाली जगह ना, इतने सारे डॉट एक साथ नहीं आते, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बताएं क्या हो। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती, जो होना ही नहीं चाहिए बताओ क्या।
वेरी गुड। बताएंगे एक बार जल्दी से कि ईमेल एड्रेस में किस चीज की गुंजाइश नहीं होती। ईमेल आईडी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्कोप रिकॉग्निशन। डॉट नहीं हो सकता है जी। संख्यात्मक अंक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कैपिटल अक्षर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। एम्प्टी, रिक्त स्थान यानी कि स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, अ फील्ड फाउंड इन एन ईमेल हेडर। ईमेल का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम ईमेल हेडर कहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ। आसान है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें से कोई भी सवाल ऐसा हो जिसमें आप फंसे हो। बताओ। ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, अ फील्ड फाउंड इन एन ईमेल हेडर। तो हम कहेंगे कंट्रोल कॉपी, जी नहीं। कैरेक्टर कॉपी, जी नहीं। कंटिन्यूअस कॉपी, जी नहीं। कार्बन कॉपी, जी हाँ। ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। एसएमटीपी एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। इस एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है। इस एसएमटीपी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है बताओ। SMTP is a protocol related to email. What is the full form of SMTP? What is the full form of SMTP? बताएंगे क्या होगा आंसर इसका। SMTP की फुल फॉर्म हमारी क्या होती। चलो, तो अभी अभी याद करो, मैंने 2 मिनट पहले ही ऊपर लिखी थी, है ना। अगर आप लोग क्लास को ध्यान से देख रहे होगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा आंसर हमारा। सिंपल मेल ट्रांजिशन, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस जी नहीं, सिंपल मेल ट्रांसफर। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। यानी कि इनमें से एक ऐसा कौन सा है जो ईमेल की सर्विस हमें नहीं देता। याद करो, मैंने आपको बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बताए थे, उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा, मतलब 3 होंगे जो आप जानते हो थे, एक नहीं, तो अपने आप पहचान लो। अब आप ये तो नहीं पहचान सकते कि कौन कौन से नहीं होते, लेकिन आप ये पहचान सकते हो कि कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जो हैं उन्हें हटा दो, जो नहीं, मतलब अपने आप आंसर आ जाएगा। तो जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जी हाँ है। याहू मेल जी है। हॉटमेल जी है। इसे आउटलुक बना दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन सा नहीं बचा फिर भैया, फिर तो एक ही बचा, कूल मेल, ये ही नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, बताएंगे उत्तर क्या होगा इसका। ठीक है, देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक। ईमेल आईडी कैन नॉट कंटेन अपर केस एंड लोअर केस स्मॉल लेटर टुगेदर। ईमेल आईडी द डॉट कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड। और ईमेल आईडी यूजुअली केस सेंसिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। एक ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकते। ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जाता, या ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार करके। ठीक है, एक एक करके। क्या ईमेल आईडी ऑलवेज यूनिक होती है। जी बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से आप सभी यूनिक हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति की जो मेल आईडी है वो यूनिक होती है। ऐसा नहीं हो सकता जो मेल आईडी मेरी है शिवम सर RWA, वही मेल आईडी आप भी अपनी बना लो, है ना। एक ही प्लेटफॉर्म की, यानी कि जीमेल पर नहीं बन सकती, है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नया मेल बनाते हैं, जब हम कोई नई मेल आईडी बनाने जाते हैं, अगर आप वहां पर अपने नाम, जैसे मैं डालूं shivam@gmail.com, तो जीमेल हमें एक अलर्ट दे देता है कि यह मेल आईडी पहले से बनी हुई है, कृपया आप इसके आगे कुछ नंबर्स जोड़ें या कुछ अलग बनाएं, है ना। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक होती है। ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकते। ये बात कैसी है आपकी, सही है नहीं जी। ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है, जी नहीं, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, तो ये बात भी गलत है हमारी। ठीक है, बची कौन सी सत्य, ऑप्शन ए की ईमेल आईडी ऑलवेज यूनिक होती। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुशेस ईमेल मैसेज टू द सर्वर, है ना। यानी कि मेल को सर्वर की तरफ कौन सी प्रोटोकॉल पुश करती है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर
पुश करता है, सर्वर की ओर धकेलने का काम करता है। तो याद करिए, मैंने आपको टोटल 3 प्रोटोकॉल बताई थी। एक एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एक आपकी थी पीओपी प्रोटोकॉल और एक थी आपकी आईएमईपी। एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम किसी चीज का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने इस घर से दूसरे घर में सामान ट्रांसफर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने के लिए आप धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो एसएमटीपी यानी कि ट्रांसफर करने के लिए, और पीओपी आईएमईपी ये मेल को होती है रिसीव करने के लिए। तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए, सर्वर की ओर पुश करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे हम? तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एचटीटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट एग्जामिनर अब आपसे ये नहीं पूछता। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताओ HTTPS में एस से आपका क्या संबंध है या क्या मतलब है? तो आप कहेंगे HTTPS में एस से हमारा मतलब है सिक्योर। एस फॉर सिक्योर होता है, पूरी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, अगर HTTPS पूछता है तो। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पीओपी इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? बताएंगे आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे क्या होगा। पीओपी इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? आप देख पा रहे होंगे, जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड पहले मैंने आपको पीओपी की फुल फॉर्म बताई। पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग क्या होता है जी? इस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है मेल को रिसीव करने के लिए। ऐसी ही एक और फुल फॉर्म होती है जो कई बार पूछी जाती है, आईएमएपी प्रोटोकॉल। आईएमएपी प्रोटोकॉल क्या है जी? इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल भी मेल को रिसीव करने के काम में आती है। अच्छा, वह कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को अटैचमेंट के लिए हम यूज करते हैं? तो वो थी आपकी एमआईएमई। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर इतनी सारी चीजें आपको तो याद है, हमें कैसे याद रहेंगी? तो आपको याद नहीं रखनी, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 में से एक पहचानना है। अब आप देखो, आपने अगर कभी भी एक भी बार ये नाम सुना होगा, पीओपी की फुल फॉर्म कभी भी देखी होगी, तो आपका दिल अंदर से ये कह देगा कि प्रोग्रेस तो होता नहीं है, पार्शियल भी नहीं होता, पार्शियल भी नहीं होता। अब आप देखो कि बिना याद करे, बिना दिमाग पर जरा सा भी जोर दिए, बिना लोड लिए आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, है ना? 3 ऑप्शन आपने अपने आप एलिमिनेट कर दिए, तो जो चौथा बचा वो आंसर हो जाएगा। जो चौथा बचा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो उत्तर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 29 पर। अब बात आती है कि जो पीओपी 3 है आपका, पीओपी 3 में 3 किस चीज को डिनोट करता है? 3 किस बात को बता रहा है? वही सवाल में पूछा है। पीओपी 3 इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, यानी कि पीओपी 3 एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। बट व्हाट डज द पीओपी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 रिप्रेजेंट? यानी कि इस पीओपी के साथ जो 3 लगा हुआ है, ये किस चीज को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इसके हेडर के आकार को, जी नहीं। इसके कैरेक्टरों की संख्या को, जी नहीं। इसकी कोड संख्या को, जी नहीं। वर्जन को। जैसे आप लोग देखते होंगे आईफोन है जी, तो आईफोन 6 आता था, 7 आया, 9 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, इस तरह से। तो ये क्या है? जो नंबर्स होते हैं ये वर्जन होते हैं, आपके संस्करण होते हैं। ठीक है, तो पीओपी 3 में जो 3 है ये इसका तीसरे वर्जन के बारे में बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वॉट कैन बी कंटेंट इन एन ईमेल? बताएंगे एक ईमेल के अंदर आप क्या क्या चीजें भेज सकते हो, क्या क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि जब मैं कोई मेल भेजना चाहूं, तो क्या मैं सिर्फ टेक्स्ट भेज सकता हूं, इमेज भेज सकता हूं, लेकिन कोई फाइल नहीं भेज सकता? याद करिए, मैंने पहली ही क्लास में, जो पहली क्लास थी ईमेल की, उसके शुरुआत के 5 मिनट में ही मैंने बता दिया था कि जब हम कोई मेल भेजते हैं तो उस टेक्स्ट के साथ में, उस मेल के साथ में कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। वो फाइल MS वर्ड की हो सकती है, एक्सेल की हो सकती है, पावर पॉइंट की हो सकती है, वो फाइल कोरल ड्रॉ की हो सकती है, PNG हो सकती है, JPG होती है, टिप फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, जिप्ड फाइल हो सकती है, एवरीथिंग। कोई भी फाइल हम भेज सकते हैं, बशर्ते वो 25 MB तक की होनी चाहिए। अदरवाइज वो गूगल ड्राइव के जरिए भेजेगा, अटैचमेंट से नहीं।
तो ये कह रहा है व्हाट कैन बी कंटेंट एन ईमेल, एक ईमेल के जरिए क्या क्या भेज सकते हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट, इमेज बट नॉट फाइल। टेक्स्ट और इमेज भेज सकते हो, फाइल नहीं, तो ये तो बात तो गलत हो गई, फाइल भी भेजते हैं हम। टेक्स्ट और फाइल भेज सकते हैं, इमेज नहीं, ये बात भी गलत हो गई। इमेज वीडियो बट नॉट जिप्ड फाइल, जिप्ड फाइल भी जाती है, टेक्स्ट फाइल भी जाएगी, फाइल भी जाएगी, इमेज भी जाएगी, जिप्ड फाइल भी जाएगी, ऑडियो भी जाएगी, वीडियो भी जाएगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल रिसीव मैसेज फ्रॉम ईमेल सर्वर? याद करिए, मैंने आपको बताया कि तीन प्रोटोकॉल है, सिंपल है, तीन प्रोटोकॉल है, एक भेजने का काम करती है, दो रिसीव करने का। एसएमटीपी तो भेजने के लिए होती है, ये आंसर हो नहीं सकता। एचटीटीपी ईमेल से रिलेटेड है नहीं। पीओपी रिसीव करने के लिए है, एसएमटीपी भेजने के लिए है। पीओपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? तो हमने देखा था कि ईमेल आईडी को हम दो भागों में बांट रहे थे। कितने भागों में? दो भागों में बांट रहे थे। एक यूजर नेम @ दूसरा भाग होता है आपका डोमेन नेम। आपने देखा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम कंडक्ट कराती है आपका कनिष्ठ सहायक का, जो कि हुआ था 27 अगस्त 2023 को। और उसमें यही सवाल पूछा गया, 11 बजे ये पेपर हुआ था आपका सुबह, और यही सवाल पूछा गया कि यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम कौन सा चिन्ह करता है, या अलग करने का काम कौन सा चिन्ह करता है? तो @ है ना। और एक मेल आईडी में सिर्फ एक ही @ हो सकता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बिना @ के कोई मेल आईडी नहीं हो सकती, और एक से अधिक @ के साथ भी कोई मेल आईडी नहीं हो सकती, यानी कि एक ही होना कंपलसरी है, ना ज्यादा ना कम। तो बताएंगे निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो हम कहेंगे डोमेन नेम में दूसरा भाग होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, बताएंगे आंसर क्या होगा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईमेल? ईमेल से संबंधित कौन सा आपका कथन सत्य है? पीडीएफ एज एन अटैचमेंट इन एन ईमेल एंड जिप फाइल बोथ कैन नॉट बी टुगेदर, यानी कि एक ईमेल आईडी के एक मेल के जरिए आप कोई पीडीएफ कोई जिप फाइल साथ में नहीं भेज सकते, ये बात तो गलत है, भेज सकते हैं। द फाइल सीसी फील्ड इन द ईमेल कैन बी एम्प्टी, सीसी को आप खाली रख सकते हो। द टू फील्ड इन द ईमेल कैन बी एम्प्टी, ईमेल कैन नॉट हैव मोर देन 5 अटैचमेंट, तो ये बात भी गलत है। क्या आप सीसी फील्ड को खाली रख सकते हो? जी रख सकते हैं, लेकिन किसे नहीं रख सकते? द टू फील्ड इन एन ईमेल कैन बी एम्प्टी, जी नहीं। यानी कि जो टू फील्ड है ये खाली नहीं हो सकता कभी, एक से अधिक ईमेल अटैचमेंट हो सकते हैं, है ना, ये भी गलत। कौन सा होगा? ईमेल सीसी फील्ड खाली हो सकती है, जी हाँ, सीसी फील्ड खाली हो सकती है, लेकिन जो टू, भाई एक बात बताओ, जब किसी को गिफ्ट भेज रहे हो उसका पता नहीं लिखोगे तो पहुंचेगा कैसे? ऐसे ही जब हमें कोई मेल भेजना है, तो जब तक हम टू में उसकी मेल आईडी नहीं लिखेंगे तो वो जाना संभव ही नहीं है। आप सीसी वाले पोर्शन को छोड़ सकते हो, मेल पे कार्बन कॉपी को छोड़ सकते हो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी को छोड़ सकते हो, आप सब्जेक्ट तक ना लिखो तब भी चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको वो पता तो लिखना होगा जिस व्यक्ति को आप वो मेल भेजना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑन द इंटरनेट? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW से रिलेटेड है, सूचना पुनः प्राप्ति सेवाओं से, संचार सेवाएं, या वेब सेवाएं? बताओ, बताएंगे एक बार। तो देखो, मेल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? व्हाट्सएप का प्रयोग हम क्यों करते हैं? भैया बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं दो लोग आपस में, है ना। तो कम्युनिकेशन सर्विस है ये एक प्रकार की, कैसी? ये एक प्रकार की कम्युनिकेशन सर्विस आपकी होती है, जिसे ऑफिशियल वर्क्स के लिए आपका यूज किया जाता है। अगला, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? जब हम किसी को मेल भेजते हैं, जीमेल पर जब आप क्लिक करते हो तो आपने देखा होगा कंपोज पर क्लिक करने के बाद टू लिखा आता है, टू के बगल में सीसी बीसीसी दो ऑप्शन और होते हैं, उनका क्या काम होता है जी? सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। आपसे पूछा है बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो बीसीसी की हमारी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि इस मेल की कार्बन कॉपी, इस मेल की कॉपी आप जिस भी और अन्य लोगों को भेजोगे, उन लोगों को आपस में ये दिखाई नहीं देगा कि ये मेल और किस किस को भेजा गया है। लेकिन अगर आप सीसी के अंदर उन मेल आईडी को लिखोगे तो उन सबको ये पता रहेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ इन इन व्यक्तियों तक भी जा चुका है।
फिर वही चीज, अगर आपको नहीं याद रहता कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये नाम पढ़ा होगा जब मेल चैप्टर पढ़ रहे हो। कॉमन आंसर नहीं होता, कॉमन आंसर नहीं होता, बेसिक नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन को। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना ही चाहिए, बिना इसके कोई मेल आईडी हो ही नहीं सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज द ईमेल आईडी शुड बी अ पार्ट ऑफ, बताओ। क्या डॉलर के साइन का होना कंपलसरी है? जी नहीं। एट द रेट होना कंपलसरी? जी नहीं। एट द रेट, है ना, एंड नहीं, एट द रेट का होना कंपलसरी होता है। और एक ओनली वन, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग आपका किया जाता है? जो मेल भेजे जा चुके हैं वो सेंड के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सेंड फोल्डर के अंदर आते हैं। अगला सवाल, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब हमारे पास मेल आते हैं, जब हम रिसीव करते हैं मेल को, तो वो हमें किस फोल्डर में देखने के लिए मिलते हैं, बताएंगे। बस कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम, फिर हमारी क्लास यहाँ पर ओवर होगी। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। किसी को स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं लग रही? क्योंकि आप सभी को पता है यह एक रिवीजन क्लास है, इसमें हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्ट इस क्लास को ले रहा है, उसने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो प्लीज इससे पहले के जो 4 लेक्चर हो चुके हैं थ्योरी के, उन्हें जरूर पढ़ लें। उसके बाद फिर ये क्लास आपको अपने आप बहुत शानदार लगने लगेगी, क्योंकि अपने आप लोग आंसर दे रहे होंगे। एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया होगा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो और वहां से क्वेश्चन बना हो। और ये हर एक सवाल किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राप्त ईमेल को देखने, तो बताओ किसमें? इनबॉक्स में, है ना, इनबॉक्स में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित है ही नहीं, बताओ। बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल। तो सीसी भैया होता है हमारे ईमेल हेडर का हिस्सा होता है, बीसीसी भी होता, सीसी होता है सब्जेक्ट होता है, इसे बीसीसी कर लो, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? यानी कि जो आप मेल भेज रहे हो, उस पूरी मेल का एक निचोड़ सिर्फ एक लाइन में कुछ शब्दों में अगर हम लिखना चाहें, एक संक्षिप्त सारांश अगर हम लिखना चाहें, तो वो इसमें से किस में लिखा जाएगा। लेकिन जब आप मेल भेज रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप उसे नहीं भी लिखोगे तो भी मेल सेंड हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, लेकिन वो एक बहुत अच्छा मेल नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप कभी कोई मेल भेजें किसी को भी, तो वो अच्छा तब लगेगा जब उसकी सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो, मतलब सब्जेक्ट वगैरह तरीके से अगर आप भेजेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब हम किसी ऑफिसर को मेल भेजते हैं तो प्रॉपर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, अन्यथा ये लगता है कि ये मेल किसी भी ऐसे ही अरे गहरे नथु गहरे ने भेज दिया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जज ही इससे करता है। मान लो मेरे पास कोई मेल आया, तो मैं मेल अब पूरे दिन तो खोल के देखता नहीं हूँ व्हाट्सएप की तरह, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा ऊपर, और उस नोटिफिकेशन में मुझे सब्जेक्ट ही दिखाई देगा, अगर लिखोगे तो, नहीं लिखोगे तो नहीं दिखाई देगा। अब सब्जेक्ट जितना अट्रैक्टिव होगा, सब्जेक्ट जितना अपनी तरफ खींचने वाला होगा, अगर उसमें लिखा होगा अर्जेंट और ये वो, तो शायद इंसान को क्यूरियोसिटी हो, शायद इंसान उसे जल्दी खोल करके देखे, तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। अगला, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर आपसे कोई मेल धोखे से डिलीट हो जाए, या धोखे से ना भी डिलीट हो, आपने खुद डिलीट कर दिया और फिर आपको लगा कि नहीं वो मेल तो काम का था, वो मुझे वापस चाहिए, तो पहली चीज तो उसे वापस लाने की एक लिमिटेशन होती है 30 डेज। और किस फोल्डर में होता है वो? तो ट्रैश फोल्डर में होता है, जहां से आप उसे वापस ला सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, बताओ। ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य होता है? मेल आईडी होनी चाहिए, जिसे मेल भेजनी है उसकी मेल आईडी हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन प्राय ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर आप किसी ईमेल में अटैचमेंट करना चाहते हैं, किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो हम
पेपर क्लिप आइकन। जैसे आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पर जब आप किसी को मैसेज टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक इमोजी बना आता है, उस इमोजी के बगल में एक पिन सी होती है आपकी, उस पिन पर जब आप क्लिक करते हो तो फोटोज, वीडियोज, आपका क्या कहते हैं, लोकेशंस, है ना, लोकेशन और कॉन्टैक्ट, इस टाइप की जो चीजें दिखती हैं, तो वो जो पिन होती है ना, वही होती है हमारी पेपर क्लिप आइकन, और वही हमारी यहाँ पर अटैचमेंट के लिए, वहां व्हाट्सएप पे भी वो अटैच करने का काम करती है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो, यदि आप कोई इमेज भेजना चाहते हो, तो उसी पर क्लिक करके तो आप फाइल को अटैच करोगे, तो वो हो गया हमारा, ठीक है। अगला, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता? फ्रॉम, ये फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम होगा। ओसीसी मौजूद नहीं होता। अगला, आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? जो मेल आ रहे होते हैं वो किस फोल्डर में जाएंगे? इनबॉक्स में जाएंगे। अगला, ईमेल आईडीज पर विचार करिए। यहाँ पर आपको कुछ ईमेल आईडी दी गई हैं, इसमें आपको विचार करना है कि कौन सी ईमेल आईडी सही है ना, बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे reviewer@gmail.com, ठीक है, review.@gmail.com, ठीक है। ये वाली तीसरी वाली सही नहीं होगी। अब क्योंकि तीसरी सही नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है जो चारों में से एकदम परफेक्ट हम जिसे मान लें, फिर भी अगर हम मानकर चलें, इसका आंसर 1, 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है। इसे हम स्किप करेंगे, ऑप्शन ठीक नहीं है, टाइपिंग गलत हुई है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, कि एक ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन कैसा है? असत्य है। ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नेम को @ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है, बिल्कुल। ये वही सवाल है जो मैंने आपको बताया 27 अगस्त 2023 को UPSSC में पूछा गया था। एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम हैश डोमेन नेम के रूप में होता है जी? नहीं, यही बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर @ का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है जी? @ का चिन्ह होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप में एक्सेस करने देता है? यानी कि अगर आप यहाँ पर मेल से रिलेटेड कौन सा है तो हम कहेंगे POP3। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल के संदर्भ में गलत है? ईमेल एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम होता है जी? बिल्कुल। जीमेल एक फ्री वेब आधारित ईमेल सेवा है जी? बिल्कुल। विश्व का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है जी? बिल्कुल। किसी एक ईमेल का पहला भाग डोमेन होता है जी? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था, गलत कौन सा है। तो हमने देखा 3 सही है और एक आपका गलत है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेपरेट्स द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस? किसी ईमेल एड्रेस को दो भागों में कौन सा चिन्ह आपका यहाँ पर इसे करता है अलग अलग? तो @ का जो साइन होता है ये हमारा इसे करता है अलग अलग, ठीक है जी। चलिए, बाकी इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका होमवर्क, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी दोस्त मुझे देंगे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, और मुझे जरूर बताएंगे कि जो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने की, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों सही कर पाए। अगर आप लोगों का जो स्कोर है वो 40 प्लस है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर 45 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर किसी बच्चे का 48, 49 तक, 48 तक भी सही है तो वो वेरी वेरी गुड है। बाकी जिन लोगों के 40 से कम है तो आपने तैयारी तो ठीक की है लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो शायद आप सफलता से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत खूबसूरती के साथ समझ में आया होगा, और ना ही सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ में भी जब मेल वगैरह हमें भेजने होते हैं ऑफिस वगैरह में, जब हमारी जॉब लगती है, तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन अपने नेटवर्क वाले टॉपिक के ही साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।